फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो मैंने इस वीडियो में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, कैथोड रे, एनोड रे, आइसोटोप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल्स, फिर ऑक्टेट रूल, डुप्लेट रूल, सब कुछ बता दिया है। मैं दिखाऊंगा भी कि कैसे बोर ब्यूरो स्कीम आता है, सब कुछ दिखाऊंगा। और केमिकल बॉन्डिंग का वीडियो आ रहा है, अभी बनाया नहीं, तो वो आएगा बाद में। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, रिलेटिव एटॉमिक मास के ऊपर एक वीडियो बनाया था मैंने, उसका लिंक दे दिया है, तो वो आप जाके देख लेना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो एटम्स क्या है, आज का हमारा टॉपिक है कि एटम्स क्या है, मतलब एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स है, उनके बारे में हम लोग ज़्यादातर जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि एटम्स क्या है और एटम्स कहाँ होते हैं। मॉलिक्यूल्स में होते हैं। और मॉलिक्यूल्स कहाँ होते हैं? हर किसी सब्सटेंस में। आप एक लकड़ी का टुकड़ा, मतलब वुड का पीस ले लीजिए, उसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स है, उस मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ एटम्स हैं, उन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। तो ऐसे पहले मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होते हैं सब्सटेंस, फिर उसके बाद एटम्स में, एटम्स में होने के बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स क्या है। व्हाट आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स? The element is defined as the purest substance which contains only one type of atom. मतलब it is the purest substance। उसको अगर आप तोड़ेंगे, अगर आप एक if you take a piece of iron and you break it, you are gonna get only the iron. It's the iron molecules, then the iron atoms and nothing else. Fe molecules only will get। तो उसको आप तोड़ेंगे तो आपको फिर सिर्फ और सिर्फ आयरन ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप ज़्यादा तोड़ेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, लेकिन वो तो हर एक एलिमेंट में होता है, हर एक सब्सटेंस में होता है। तो उसको छोड़कर उसका जो पहला स्टेज है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आयरन ही मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इन्हें कहते हैं हम आयरन एलिमेंट्स। तो ये एलिमेंट जो है, इसको तोड़ने से आपको कुछ नया नहीं मिलेगा। लेकिन कंपाउंड्स में जो सबसे मेन डिफरेंस है कि कंपाउंड्स को आप तोड़ेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स मिल सकते हैं। एलिमेंट्स कंबाइन करके कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंपाउंड है, उसमें उसको आप तोड़ेंगे तो एक स्टेज आएगा जब कार्बन डाइऑक्साइड में से एक तरफ कार्बन आ जाएगा और एक तरफ ऑक्सीजन आ जाएगा। तो ये होता है कंपाउंड। और एलिमेंट्स कितने हैं हमारे नेचर में? 118 एलिमेंट्स, आउट ऑफ विच 92 और नेचुरल, मतलब 92 आसपास में नेचुरली पाए गए, और बाकी के जो 26 होते हैं, वो 26 साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में बनाया है। ठीक है। तो एक और बात है कि ये जो एटॉमिक थ्योरी है, जो हम लोग आज जानने वाले हैं कि एटम्स के बारे में, वो किसने मतलब प्रोड्यूस किया, किसने दिया एटॉमिक थ्योरी? वो जॉन डाल्टन थे। जॉन डाल्टन इज राइटली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनसे भी पहले महर्षि कनद ने भी दिया था ऐसा ही कुछ। वो बोलते थे कि हर एक सब्सटेंस अणु और परमाणु में डिवाइड कर सकते हैं हर एक सब्सटेंस को। लेकिन वो एटॉमिक थ्योरी नहीं था। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है। तो जॉन डाल्टन ने ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का शुरुआत किया था, जो उनके बाद भी अभी भी हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ठीक है। तो ये थे हमारे जॉन डाल्टन। फिर आता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ओके। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, इनके डिफरेंसेस से हम लोग जानेंगे कि इनमें से मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कहाँ कहाँ डिफर करते हैं। डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी ने बोला था, डाल्टन ने, कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ये तो उन्होंने सही कह दिया कि मैटर, हर कोई मैटर एटम से बने हुए हैं। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि एटम्स है इनडिविजिबल एंड इनडेस्ट्रक्टिबल। लेकिन यहाँ उन्होंने गलत कह दिया कि ये इनडिविजिबल है, ये डिविजिबल है। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये इनडिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल है। यही पे उन्होंने गलत कह दिया। फिर उन्होंने कहा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। लेकिन ये भी तो सच नहीं है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट। उनसे भी स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, और भी पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का ही बात करते हैं। ठीक है। तो मैंने व्हाइट कलर से दिखा दिया है कि कहाँ कहाँ इन्होंने गलत कह दिया। ठीक है। फिर उन्होंने कहा ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ये भी गलत है यार। आइसोटोप्स है, आइसोटोप जो है वो अलाइक तो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के नंबर में, प्रोटॉन्स के नंबर में, लेकिन मास में कहाँ होता है? तो वो भी हम लोग जानेंगे। आइसोटोप के बारे में भी मैंने बताया है वीडियो के लास्ट की ओर।
तो वो हम लोग और भी एक्सप्लेनेशन के साथ जानेंगे। फिर आता है कि एटम्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस, द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। मतलब कि एटम्स केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, ये तो सही है। एटम्स का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो केमिकली रिएक्ट करता है, फिर कम्बिनेशन होता है और वो कंपाउंड बनाते हैं और केमिकली रिएक्ट करते हैं। और उन्होंने कहा कि रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, ये भी उन्होंने सही कहा। कि अब सोचिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंपाउंड है उसमें क्या है, एक ही कार्बन होगा और 2 ऑक्सीजन होगा। कभी ऐसा होगा कि हाफ कार्बन और 1 ऑक्सीजन एटम। वाटर में कभी ऐसा होगा कि 1 हाइड्रोजन एटम और हाफ ऑक्सीजन एटम, ऐसा नहीं हो सकता, वो होल नंबर में रिएक्ट करते हैं। तो उन्होंने यही कहा। और वाटर का जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वो H2 होगा, HO तो नहीं हो सकता, वो तो नहीं हो सकता। HO और H3O ये तो नहीं हो सकता ना, H2 ही होता है वाटर का। तो ये उन्होंने सही कहा है। फिर हम लोग जानेंगे कि एटम क्या होते हैं। ठीक है, तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट बी केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये एक एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, क्योंकि अगर आप इससे भी छोटा करेंगे, इसको भी तोड़ेंगे, तो आपको और एटम और एलिमेंट नहीं दिखेगा। वो एलिमेंट दिखेगा ही नहीं, क्या दिखेगा, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, चार्ज पार्टिकल्स और एक न्यूट्रॉन दिखेगा। ठीक है, तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, वो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, बट एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। कोई एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। यही डाल्टन ने गलत कहा था कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं थे, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, फिर आता है कि एटम को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ एटम का। तो और इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आर रिगार्डेड एज फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये भी मैंने बताया कि वो फंडामेंटल है, इसीलिए हम लोग उनके बारे में ही चर्चा करते हैं और दूसरे पार्टिकल्स के बारे में नहीं करते हैं। ठीक है, फिर आता है डिस्चार्ज ट्यूब। यहीं से शुरुआत होता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो डिस्कवरी हुआ, यहीं से शुरू होता है डिस्चार्ज ट्यूब। तो डिस्चार्ज ट्यूब किसने इन्वेंट किया था, सर विलियम क्रूक्स ने। ठीक है, सर विलियम क्रूक्स ने डिस्चार्ज ट्यूब डिस्कवर किया था, जो हमारे साइड में है, आपको पिक्चर दिख रहा होगा। फिर उन्होंने क्या किया, एक सिलिंड्रिकल ट्यूब लिया, ऐसा मैं डायग्राम में दिखा रहा हूँ। तो उन्होंने कुछ ऐसा एक सिलिंड्रिकल ट्यूब लिया, ठीक है, ग्लास ट्यूब लिया ताकि वो अंदर देख सके। फिर उन्होंने क्या किया है, एक हाई वोल्टेज बैटरी से उसको कनेक्ट कर दिया। हाई वोल्टेज बैटरी मतलब इतना हाई वोल्ट कि वो 10,000 वोल्ट है। ठीक है, अभी 10,000 वोल्ट लिया और फिर इधर एक वैक्यूम पंप जो है, मैं फिर से दिखाता हूँ वैक्यूम पंप का एरिया। ये वैक्यूम पंप लगवा दिया ताकि ये जो अंदर का जो एयर है वो बाहर निकाल सके। ठीक है, इसीलिए उन्होंने वैक्यूम पंप लगवा दिया। और उससे क्या हुआ, प्रेशर इतना लो हो गया कि वो 0.01 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो गया। ठीक है, मैंने 0.01 मिलीमीटर रखा है क्योंकि हम लोग यूजुअली मर्करी लेते हैं, इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो 0.01 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का प्रेशर था अंदर, और कितना वोल्टेज था, 10,000 वोल्ट्स। अभी आप सोचते हैं कि उन्होंने इतना वोल्ट और इतना कम प्रेशर क्यों रखा, क्योंकि नॉर्मली गैसेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, नॉर्मली दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी गैसेस, लेकिन जब उनके अंदर से 10,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाता है और उनका जो प्रेशर है वो 0.01 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, तब जाके वो गुड कंडक्टर्स बनते हैं। कब बनते हैं, जब 10,000 वोल्ट पास किया जाता है और वो लो प्रेशर में होते हैं, जो कि 0.01 मिलीमीटर है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, नेगेटिव जो टर्मिनल था इस बैटरी का, नेगेटिव जो टर्मिनल था, इस नेगेटिव टर्मिनल से एक वायर लगाया और इधर एक प्लेट लगा दिया। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग कैथोड, मैंने लिखा है। तो कैथोड अगर नेगेटिव चार्ज से कनेक्टेड होगा तो वो नेगेटिव होगा, और ये जो पॉजिटिव पार्ट है, इस पॉजिटिव पार्ट से एक और प्लेट लगा दिया, उसको हम कहते हैं एनोड। तो ये जो एनोड है ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो उन्होंने ये डिस्चार्ज ट्यूब इन्वेंट किया, और इन्वेंट किया कि गैसेस भी गुड कंडक्टर्स होते हैं। तो उन्होंने ऐसा एक डिस्चार्ज ट्यूब इन्वेंट किया था जो मेरे डायग्राम में है। फिर आता है कि कैथोड रे। ठीक है, तो ये कैथोड रे उन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया, किसने, ये जो विलियम क्रूक्स थे उन्होंने कैथोड रे ऑब्जर्व नहीं किया। किसने ऑब्जर्व किया, जे थॉमसन ने, वो भी एक और साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि कैथोड जो है
ये जो हमारा कैथोड है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, यहाँ से कुछ बीम ऑफ पार्टिकल्स निकल रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स ऐसे इस ओर जाते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो उन्होंने खोज किया और देखा कि वो मूव कर रहे हैं कैथोड से एनोड की ओर। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये उन्होंने लिख दिया कि कैथोड रे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। ये उनका कैरेक्टरिस्टिक वो ऐसे ऐसे ऑब्जर्व करते गए। फिर उन्होंने क्या किया, एक व्हील लगवा दिया। ये देखिए, ये एक व्हील है, ये व्हील लगवा दिया और देखा कि पीछे एक शेडो हो रहा है इस व्हील का। तो कब शेडो होता है, अगर लाइट मतलब बेंट लाइट गिरेगा तो आपके ऊपर कभी भी शेडो नहीं होगा। अगर लाइट स्ट्रेट रेक्टिलिनियर पाथ में मूव करता है, इसीलिए आपका शेडो बनता है आपके पीछे अगर आप लाइट के सामने खड़े होंगे। तो उन्होंने देखा कि इधर भी एक शेडो हो रहा है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है कैथोड रे, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। फिर उन्होंने देखा कि ये जो व्हील है ये मूव कर रहा है। तो उन्होंने ट्रैवल स्ट्रेट लाइन भी लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी लिख दिया। तो उन्होंने देखा कि ये मूव कर रहा है ये व्हील। तो कब मूव करेगा, अगर आप धक्का ही नहीं देंगे तो एक व्हील का नहीं मूव कर सकता ना, ये तो न्यूटन का लॉ था। तो कुछ धक्का दे रहा था इस व्हील को, ठीक है, कुछ धक्का दे रहा था, कुछ पार्टिकल्स होंगे, कुछ मैटर होंगे जो इसको धक्का दे रहे थे। तो उन्होंने कह दिया कि ये कैथोड रे जो है इस कंसिस्ट ऑफ मैटर पार्टिकल्स। ठीक है, तो इतना तो ठीक है। उसके बाद बोला कि नेगेटिवली चार्ज है, ये जो मैटर पार्टिकल्स है वो नेगेटिवली चार्ज है। अभी आप सोचते हो कि नेगेटिवली चार्ज उन्होंने कैसे बता दिया। उन्होंने एक पॉजिटिव चार्ज इस ओर रखा, पॉजिटिव चार्ज, और इस ओर एक नेगेटिव चार्ज। आप लोग क्या जानते हैं कि जो लाइक चार्ज जो है वो रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्ज है वो अट्रैक्ट करते हैं। उन्होंने देखा कि पार्टिकल का जो मूवमेंट था वो सीधा ना जाके एकदम टेढ़ा हो गया ऐसा पॉजिटिव की ओर। अगर पॉजिटिव की ओर वो अट्रैक्टेड है तो वो नेगेटिव है ना, वो नेगेटिव है, इसीलिए वो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्टेड है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, और उन्होंने देखा कि ये जो ये मैं पिछला डायग्राम दिखाता हूँ। उन्होंने देखा कि ये जो कैथोड से जो रे निकल रहे हैं वो एक फ्लूरोसेंस बना रहे हैं एनोड के पीछे। जब इसके पीछे एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा दिया गया तो उन्होंने देखा कि ये कुछ ग्लो कर रहे हैं। तो ये जो ग्लो हो रहा है इसी को उन्होंने कहा कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये गैसेस को आयोनाइज कर रहे हैं। ठीक है, तब उनको पता लगा कि गैसेस आयोनाइज होते हैं कब, जब 10,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा होगा और वो जो प्रेशर है वो 0.01 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होगा। तो ऐसे हुआ कैथोड रे। तो वो जो पार्टिकल्स थे जे थॉमसन ने ऑब्जर्व किया और डिस्कवर किया कि वो इलेक्ट्रॉन्स थे। उन्होंने नाम दिया कि वो इलेक्ट्रॉन्स है। उन्होंने क्या देखा, मैंने जो बोला कि एनोड के पीछे ग्लो फ्लूरोसेंस दिख रहा था, उन्होंने देखा कि एक ग्रीन कलर का ग्लो हो रहा है। ठीक है, एनोड के जो पीछे है, ये जो एनोड है इसके पीछे कुछ ग्रीन कलर का वो ग्लो दिख रहा था, ऐसे ग्रीन कलर का। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ये जो ग्रीन कलर का ग्लो दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, वो नेगेटिवली चार्ज है। जो प्रॉपर्टी कैथोड रे का है वही इलेक्ट्रॉन्स का है, क्योंकि वो तो कैथोड रे में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ही है। ठीक है, तो ये उन्होंने देखा कैथोड रे से ओरिजिनेट कर रहे हैं तो कैथोड रे नाम रख दिया। फिर हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के अब भी और गहराई में जाके कि उनका प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो प्रॉपर्टीज़ है कि वो ऑफ ऑल सोर्सेज अलाइक, कोई भी सोर्सेज हो, ठीक है, आपके पास किसी भी सोर्स से आप इलेक्ट्रॉन ले लें तो वो इलेक्ट्रॉन सेम ही होता है। ठीक है, हर एक सोर्स से इलेक्ट्रॉन जो है वो अलाइक होता है। देयर कंस्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ ऑल एटम्स, हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन होता है। आप कोई भी एटम ऐसा निकाल नहीं सकते जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। फिर उन्होंने कहा कि मास जो है वो 9.108 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम था। उन्होंने ये कह दिया कि वो -28 ग्राम था। और ये जो मास है वो 1/1837 ऑफ हाइड्रोजन, मतलब एक हाइड्रोजन एटम के 1/1837 ऑफ एन हाइड्रोजन एटम होता था। ठीक है, तो तब उन्होंने फिर स्टडी किया और देखा कि उसके अंदर वो तो नेगेटिवली चार्ज है, तो ये चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब वो कितना चार्ज है। उन्होंने चार्ज देखा तो देखा कि 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है उसके अंदर। ठीक है, इतना कूलम का चार्ज है। फिर देखा कि उसका डायमीटर कितना है, क्योंकि वो सर्कुलर दिखता था, तो उन्होंने निकाला कि डायमीटर इसका 1 × 10⁻15 मीटर है।
और ये रिप्रेजेंटेड कैसे होता है आज के टाइम में कि उन्होंने देखा कि इसका मास इतना छोटा है, देखिए 9.108 इंटू 10⁻28 ग्राम, ये एकदम से नेग्लिजिबल मास उन्होंने कंसीडर किया। क्योंकि ये नेग्लिजिबल इसीलिए कंसीडर किया गया क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के जो मासेस है वो इससे कई गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, मास नंबर हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये AX वाला फॉर्मूला जानते हैं, जहाँ A का मतलब है मास नंबर, X का मतलब है एलिमेंट और Z का मतलब है, Z का मतलब क्या है, Z का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये मैंने वो जो एटॉमिक नंबर मास नंबर का जो वीडियो है उसमें डाल दिया है, ठीक है। फिर ये जो AX का फॉर्मूला है, इसी से उन्होंने लिखा कि इसका मास नेग्लिजिबल है, इसलिए उन्होंने लिखा है 0, फिर लिखा इलेक्ट्रॉन का E, और फिर लिखा इसका चार्ज जो एक नेगेटिव है और 1 यूनिट चार्ज है तो -1, 0E -1, ठीक है। तो अब आता है कि एनोड रेस। तो एनोड रेस किसने डिस्कवर किया, E गोल्डस्टीन ने। किसने, E गोल्डस्टीन ने। उन्होंने देखा कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि उन्होंने भी वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको लगाया, एक और नेगेटिव रखा, एक और पॉजिटिव रखा। पॉजिटिव से वो रिपेल हो रहा था और नेगेटिव को और वो अट्रैक्टेड हो रहा था। तो इसीलिए उन्होंने देखा कि वो जो नेगेटिव की ओर अट्रैक्टेड हो रहा था तो वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि वो काइनेटिक एनर्जी है उसके पास, क्योंकि वो मूव कर रहा है, ठीक है ना, एनोड से कैथोड की ओर वो मूव कर रहा है तो वो पॉजिटिवली चार्ज है। लेकिन ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इस डिस्चार्ज ट्यूब में आपको एक और गौर करने वाली चीज़ है कि इसमें जो कैथोड है वो कैथोड सिंपल कैथोड नहीं है जो एकदम ऐसा सर्कुलर एक बिस्कुट शेप का कैथोड है, वैसा नहीं था। उन्होंने क्या किया, ये जो कैथोड था वो कैथोड जो है वो सर्कुलर लिया था, लेकिन उसमें बहुत सारे छेद थे ऐसे। असल में उन्होंने क्या लिया था, बेसिन का जो एक नीच में जो होता है ना होल वाला सर्कुलर शेप का, तो उन्होंने ये ले लिया था कैथोड के जगह। तो उन्होंने देखा कि ऐसा कैथोड लेने से कुछ ग्लो दिख रहा है कैथोड के पीछे, कुछ पार्टिकल्स का एनोड से निकलते हुए। तो उन्होंने देखा ये जो ग्लो था ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन में उन्होंने देखा। तो उन्होंने देखा कि ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, एनोड से जो निकल रहे हैं वो मूव कर रहे हैं, तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, पॉजिटिवली चार्ज भी है, और ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। उन्होंने फिर से वो व्हील लगा दिया, देखा कि शैडो फॉर्म हो रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं। फिर देखा कंसिस्ट ऑफ मैटर पार्टिकल्स, व्हील मूव कर रहा है तो मैटर पार्टिकल्स हैं। प्रोड्यूसेस अ फ्लोरोसेंस ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन ऑपोजिट टू एनोड। ऑपोजिट टू एनोड मतलब कैथोड के पीछे जिंक सल्फाइड स्क्रीन में एक फ्लोरोसेंस दिखा उनको जब ये एनोड रेस का ये जो पार्टिकल्स है वो हिट कर रहे थे, ठीक है। हिट कैसे कर रहे थे, कैथोड जो परफोरेटेड था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये परफोरेटेड कैथोड में यूज़ किया गया, ठीक है। ये परफोरेटेड कैथोड में यूज़ किया गया और देखा कि परफोरेटेड कैथोड को छेद करके वो पीछे जा रहा है और पीछे एक ग्लो दिखा रहा है, ठीक है। अब चलते हैं प्रोटॉन में। एनोड रे में जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोटॉन। ये किसने इन्वेंट किया, रदरफोर्ड। एक और चीज़ देखिए कि एनोड रे जो है वो गोल्डस्टीन में इन्वेंट किया और प्रोटॉन जो है वो रदरफोर्ड ने इन्वेंट किया, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि ये एनोड रेज में प्रेजेंट है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। इनका चार्ज कितना है, 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। तो उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो इक्वल है। इलेक्ट्रॉन का भी 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम और प्रोटॉन का भी 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। लेकिन चार्ज का जो नेचर है वो प्रोटॉन का पॉजिटिव नेचर है और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव नेचर है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोटॉन का ज़्यादा चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का कम, मतलब ये है इस नेचर चार्ज का नेचर वो डिस्क्राइब कर रहा था कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उन्होंने देखा कि मास जो है ये इलेक्ट्रॉन से कई गुना ज़्यादा है, 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये इलेक्ट्रॉन से कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने देखा कि ये न्यूक्लियस मतलब सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम में वो डिसाइड कर रहे हैं, वो बस रहे हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम में। फिर उन्होंने रिप्रेजेंटेशन के लिए प्रोटॉन है तो इसका मास जो है उसको 1 यूनिट मास कहा जाता है। फिर प्रोटॉन का P लिख दीजिए, नीचे +1 लिख दीजिए क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसका रिप्रेजेंटेशन 1P +1 हो गया। अब आता है रदरफोर्ड का मॉडल जिससे उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, ये जो आपको ये जो बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स में से रेडियो एक्टिव एलिमेंट मतलब अल्फा रेज निकल रहे थे। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बना है तो अल्फा रेज निकल रहे हैं। ये जो अल्फा रेज निकल रहे हैं ये एक गोल्ड थीन में,
गोल्ड फॉइल में उन्होंने उनसे बॉम्बार्ड करवा लिया। कितना थिक था गोल्ड फॉइल? 0.0004 सेंटीमीटर थी, मतलब एकदम से थिक था, थिन था। क्यों इतना थिन था? ये इसका भी रीज़न है, क्योंकि अगर ये जो लाइट रे है, ये जो रे है अल्फा का, ये रे इसको छेद करके जा सके, इसीलिए इतना थिन था। और गोल्ड इसीलिए चुना गया था क्योंकि ये बहुत मिलायबल है, इसको आप शीट में बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए कि रेडियो एक्टिव सोर्स है ये, फिर ये एक लेड प्लेट है जिसके अंदर से ये रे निकल रहा है, फिर गोल्ड फॉइल से ये बॉम्बार्ड कर रहा है, फिर इधर रेज निकल रहे हैं। ठीक है, उन्होंने ये देखा। लेकिन एक और बात आप गौर से देखिए, जब ये जा रहा था, ये पीछे वाला तो बन गया कि पीछे ये बहुत सारा चले गए। ठीक है, और अब देखिए कि कुछ पीछे की ओर भी चले आएंगे। ये जो गोल्ड प्लेट है इसके पीछे भी आ गए। ये बहुत गौर करने वाली बात है जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। ठीक है, रदरफोर्ड का मॉडल हो गया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सारे के सारे ज़्यादा से ज़्यादा जो अल्फा पार्टिकल्स है वो सीधा चल जा रहे थे। ठीक है, वो जो थे वो सीधा जा रहे थे, और कुछ लार्ज एंगल में डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब इसमें धक्का मार के वो कुछ इस तरफ चले गए, कुछ इस तरफ चले गए बहुत कम अमाउंट में, और कुछ बैक कर गए। ये जो रिटर्न वाला था, ये रिटर्न वाला बहुत कम थे, लेकिन कुछ रिटर्न भी कर रहा था। तो ये क्यों कर रहा था, इन सब का रीज़न कंक्लूजन में उन्होंने दिया कि ये जो पार्टिकल्स है जो निकल के जा रहे हैं, ये क्यों निकल के जा रहे हैं? क्योंकि इसको इसको कोई रोक नहीं रहा है, इसको कोई इसके सामने कोई खड़ा नहीं है, ये एम्प्टी स्पेस से जा रहा है, तो ये सीधा जा रहा है। तो बहुत सारे पार्टिकल जब सीधा जा रहे हैं, मतलब बहुत सारा स्पेस एम्प्टी है, तो मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम इन द एटम इज जस्ट एम्प्टी। ठीक है, फिर उन्होंने कहा देयर इज अ सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि बहुत कम अमाउंट का जो अल्फा पार्टिकल्स था वो डिफ्लेक्टेड हो रहे थे लार्ज एंगल्स में, कुछ इस तरफ चले जा रहे थे, कुछ इस तरफ। मैं फिर से दिखाता हूँ, ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस की वजह से कुछ इस तरफ जा रहे थे और कुछ इस तरफ। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस है ये बहुत ही कम था, क्योंकि बहुत कम अमाउंट का जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्टेड हो रहे थे। तो सम अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक अप्रूविंग द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। अब अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम आयन से बनते थे, जो कि है He2+। तो ये पॉजिटिव आयन थे, और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, तो वो इसको रिपेल कर रहा था, इसीलिए वो घूम के भी आ रहा था। ठीक है, तो ये होगा प्रोटॉन का रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट और कंक्लूजन। उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस है बीच में, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चारों ओर घूम रहे हैं न्यूक्लियस के, जो एम्प्टी स्पेस है उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। लेकिन एक और क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन्स अगर घूम रहे हैं प्रोटॉन न्यूक्लियस के चारों, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि उसमें प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन के लिए वो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव में गिर जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हैवी है, वो गिर जाएगा और एटम कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो फेल कर गए। तो उनका ही एक स्कॉलर बोर, नील्स बोर और ब्यूरी, एक और साइंटिस्ट, उन्होंने बनाया कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो उन्होंने बताया ये है हमारा न्यूक्लियस, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ऐसे सर्कल्स में। तो इन्होंने एक ऑर्बिट का नाम दिया के, इनर मोस्ट का, फिर आया LMNO, ऐसे नाम दे दिया। और एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ये भी उन्होंने बताया कि वो 2n² फॉर्मूला फॉलो करते हैं। 2n² क्या है? के ऑर्बिट का वैल्यू है 1, L का 2, M का 3, N का 4, O का 5, ऐसे बताया। तो पहले वाले ऑर्बिट में कितने होंगे? 2 × 1² विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, फिर दूसरे वाले ऑर्बिट में कौन होगा? 2 × 2² मतलब 8। फिर तीसरे वाले ऑर्बिट में 2 × 3² इक्वल टू 18। ठीक है, ऐसे होता था। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। फिर आता है ईच ऑर्बिट हैज़ इट्स ओन एनर्जी लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्योंकि रदरफोर्ड का मॉलिकुलर जो स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो उन्होंने दिया वो फेल कर गया यही जगह पे कि एटम कोलैप्स कर रहे थे। लेकिन नहीं, एटम्स कोलैप्स नहीं कर रहे थे, वो हर एक ऑर्बिट में घूम रहे थे अपने अपने एनर्जी के जगह। ठीक है, अपने अपने एनर्जी के साथ वो घूम रहे थे। अभी आप सोचिए, जो न्यूक्लियस के सबसे पास होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा या कम होगा?
उसका एनर्जी कम होता है, और जब जब दूर जाते हैं तो उसका एनर्जी ज़्यादा होने लगता है। जैसे आप सोचिए, आप बचपन में पेरेंट्स के पास रहते थे, न्यूक्लियस के पास रहते थे, आपका एनर्जी कम था। बड़े हुए आपका रूम सेपरेट हो गया, दूर गए न्यूक्लियस से, फिर और बड़े हुए एजुकेशन के लिए बाहर चले गए, एकदम दूर हो गए, न्यूक्लियस से बहुत दूर हो गए। फिर अब जॉब के लिए और भी बाहर चले गए, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, तो आप आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चले गए। ठीक है, ऐसे उन्होंने बताया। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल इज 8। ये उन्होंने डिस्क्राइब इसलिए किया ताकि रिएक्टिविटी ऑफ एटम को भी ये एक्सप्लेन कर सके। और लास्ट ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, इससे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, मैं बता रहा हूँ, आगे जाके आपको मिलेगा। फिर इट्स नॉट नेसेसरी फॉर एन ऑर्बिट टू बी कंप्लीटेड बिफोर अनदर इज स्टार्टेड। तो एक ऑर्बिट को कंप्लीट होना कोई ज़रूरी बात नहीं, क्योंकि पहला ऑर्बिट में 2 हो सकता है, दूसरा ऑर्बिट में 8 मैक्सिमम हो सकता है, तीसरा ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना हो सकता है, 18 हो सकता है, फिर चौथा ऑर्बिट में 32 हो सकता है। ठीक है, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। लेकिन कुछ ऑर्बिट ऐसे होंगे जो पूरे के पूरे फुलफिल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे वो भी मैं बता रहा हूँ आगे जाके। तो अभी आपके लिए वो जो क्वेश्चंस है वो आप स्टॉक में रखें, क्योंकि आपके वीडियो के लास्ट पार्ट में वो मिल जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब जान लीजिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वैलेंस शेल क्या है। मैंने बोला कि ये एटम का न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट। किसी एटम का सोचिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें लास्ट ऑर्बिट जो है थर्ड वाला ऑर्बिट है, लास्ट ऑर्बिट। तो जो लास्ट वाला ऑर्बिट है इसे हम कहते हैं वैलेंस शेल। वैलेंस शेल क्यों? आउटर मोस्ट चीज़ का होता है वैलेंस नाम, और ये जो ऑर्बिट है उसको हम केमिस्ट्री में शेल बोलते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल इज वैलेंस शेल। ठीक है, और इस आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, समझिए 8 इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम है, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन जैसे। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो लास्ट ऑर्बिट में जितने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे उसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट ऑर्बिट के, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिटरमाइन करते हैं कि वो सब्सटेंस मेटेलिक होगा या नॉन मेटेलिक होगा। अगर मेटेलिक होता है तो उसका वैलेंस शेल में कितने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 या तो 2 या तो 3 ऐसे होंगे। अगर वो नॉन मेटेलिक है तो उसका कितना होगा, 4 5 6 7 8। अभी एक और समझने वाली बात है कि ये जो 4 5 6 7 8 है, ये वैलेंस ही नहीं है, ये वैलेंस शेल्स के इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, लास्ट ऑर्बिट में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये वैलेंस ही नहीं है, इधर कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, अब आता है केमिकल रिएक्टिविटी, कि केमिकल एटम्स जो है वो रिएक्ट क्यों करते हैं, ताकि उनको स्टेबल होना है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्टेबल लाइफ लीड करना चाहते हैं, इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, फिर उसके बाद जॉब मिलेगा आपको, फिर आप स्टेबल हो जाएंगे, इसीलिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। और नोबल गैस जो होते हैं वो अपने आप में स्टेबल होते हैं, इसीलिए मैक्सिमम जो एटम्स होते हैं वो नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहते थे। तो मेन पॉइंट बिकम स्टेबलिंग है, स्टेबल होना ही उनका मेन मकसद है, और नोबल गैस स्टेबल है इसीलिए वो उन्हीं का कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहते हैं। ठीक है, और ये जो ऑक्टेट वाला रूल है इसका मैं अभी जो समझा रहा हूँ इसी में आपको आ जाएगा कि वो पिछला वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये जो 2n² रूल। फिर इधर आता है कि ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल इज 8। ये सारे के सारे पॉइंट ऑक्टेट और डुप्लेट रूल जो मैं अभी समझाने वाला हूँ उसमें आ जाएंगे। तो जीवन लुईस नाम का एक साइंटिस्ट था। ठीक है, इन्हीं के, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के नाम पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी है, जो मैं केमिकल बॉन्डिंग का जो वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर वो उन्होंने बोला कि हर एक एलिमेंट, वो जो मैंने केमिकल रिएक्टिविटी वाला जो स्लाइड दिखा ना कि एटम्स एलिमेंट्स रिएक्ट टू बिकम स्टेबल, उन्होंने स्टेबिलिटी का डेफिनेशन दिया कि लास्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए वैलेंस शेल में तो वो एलिमेंट स्टेबल हो गया। ठीक है, नोबल गैसेस का स्टेबल रहता ही है, इसीलिए वो मैक्सिमम से मैक्सिमम एलिमेंट्स नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ये नोबल गैस का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, और ये जो हीलियम है ये एक एक्सेप्शनल केस है,
इसका भी फंडा मैं समझाऊंगा डुप्लेट रूल में, ठीक है। तो अभी के लिए फिर आता है कि हमारा ऑक्टेट जो है, ये मैं ऑक्टेट में आपको लिख के समझाऊंगा अभी। तो अभी हम लोग जानेंगे कि ऑक्टेट क्या है, ठीक है। तो ऑक्टेट ये रूल है जो बताता है कि हर एक एलिमेंट का जो एटम है वो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स को आप अभी के लिए छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। अभी लीजिए आपका मैग्नीशियम लीजिए, मैग्नीशियम, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 12, 24। ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के जो एटॉमिक नंबर और मास नंबर है, इसको याद रखने का फॉर्मूला मैंने वो जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है जिस वीडियो का, उसमें दिया हुआ है, तो आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। अभी देखिए कि मैग्नीशियम का जो मास नंबर है वो 24 है और एटॉमिक नंबर जो है वो 12 है। तो ये ऑक्टेट कैसे फॉर्म कर रहा है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, हम लोग साइड में लिख लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट मतलब के ऑर्बिट में हम लोग कितना ले सकते हैं, 2 × 1 स्क्वायर इक्वल टू 2। एल ऑर्बिट में कितना ले सकते हैं, एल ऑर्बिट में हम लोग ले सकते हैं 2 × 2 स्क्वायर इक्वल टू 8। एम ऑर्बिट में कितना ले सकते हैं, 2 × 3 स्क्वायर इक्वल टू 18। फिर ले सकते हैं हम लोग एन ऑर्बिट, जिसमें आता है 2 × 4 स्क्वायर इक्वल टू 32। तो मैक्सिमम इतने ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इन ऑर्बिट में मैक्सिमम यही है, ठीक है। तो मैग्नीशियम का आप लीजिए, पहला ऑर्बिट जो है उसमें मैक्सिमम कितना है, 2 है। तो 2 में से मैग्नीशियम का कितना है, 12 है। तो 12 में से आप सोचिए कि पहले वाला ऑर्बिट में 2 चला गया, ठीक है। दूसरा वाला जो ऑर्बिट है उसमें 8 है, तो वो मैंने इधर कॉमा से 8 लिख दिया। ये हो गया 2 8, मतलब 10 को ख़त्म हो गया। 2 + 8 आप देखिए कि 10 होता है, ठीक है। तो 12 से आप 10 माइनस कर दीजिए, कितना रहेगा, 2। तो लास्ट ऑर्बिट में क्या होगा, 2 रहेगा। अभी इससे आपको वैलेंसी भी समझ में आ जाएगा। देखिए 2 8 2 इसका कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो स्टेबल होना चाहता है। तो स्टेबल होने के लिए इसको क्या चाहिए, लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, मतलब इस वाले ऑर्बिट में उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स वो कैसे करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स लेके, और 6 इलेक्ट्रॉन इसको लेना होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन्स लेना होगा। और अगर इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तब उसको लास्ट ऑर्बिट ये हो जाएगा और ये 8 ही है, मतलब इसका हो जाएगा। अगर ये 2 देगा तो कौन सा इजी होगा, 2 देना या 6 लेना, 2 देना इजी होगा ना, ठीक है। तो ये क्या करता है, 2 दे देता है। और मैंने जो बोला कि अब देखिए इसका जो वैलेंसी है, तो ये 2 वैलेंसी है। तो 2 वैलेंसी है तो ये मेटेलिक होगा। वैलेंशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कितना होगा, मेटेलिक होगा। ये भी मैंने बोला था उसमें, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। अगर ये दे देगा तो इसका वैलेंसी कितना होगा, अगर देगा तो प्लस होगा, और अगर लेगा तो वो माइनस होगा। तो ये दे रहा है इसीलिए ये प्लस है, इसका वैलेंसी जो है वो प्लस है, ठीक है। तो ये कितना करना चाहता है कि ये 2 दे के लास्ट ऑर्बिट में ये 8 इलेक्ट्रॉन्स रखना चाहता है, ताकि इसका ऑक्टेट हो जाए। अभी एक और एलिमेंट्स लीजिए, आप सोचिए कि ये लास्ट वाला क्या होगा, कैल्शियम होगा, ठीक है। आप कैल्शियम लीजिए, कैल्शियम 20 है, मास नंबर 40 है, ठीक है। तो 20 है तो मैक्सिमम कितना पहले ऑर्बिट में 2 होगा, तो ये आप 2 लिख लीजिए। 2 सेकेंड में 8 होगा, तो आप लिख लीजिए 8। फिर कितना बचा, 10 बचा, 10 हो गया इसमें और 10 बचा, तो 10 बचे। तो इस ऑर्बिट में कितने होंगे, मैक्सिमम 18 होंगे। आप 18 लिख दीजिए। हुआ, नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते। यही तो हमारा मेन फॉर्मूला है ऑक्टेट का, कि लास्ट ऑर्बिट में 18 हो ही नहीं सकते। लास्ट ऑर्बिट में आपको 8 चाहिए, है ना, आपको 8 चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि इस ऑर्बिट में अगर ये ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है, आपके पास कितने थे, 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, आप 10 लिख नहीं सकते, क्योंकि ये लास्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम जो है वो 8 ही हो सकता है। यही तो हमारा ऑक्टेट का रूल है, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या लिखेंगे कि इसको 10 नहीं लिख के आप 8 लिख देंगे। आपका कितना बचा, 2 बचा। ये ऑर्बिट देखिए ये कंप्लीट नहीं है, उसका मैक्सिमम है 18। यही था वो लास्ट फॉर्मूला बोर-बुइड-स्किम्ड का, ठीक है, यही था फॉर्मूला लास्ट ऑर्बिट का। ये 18 फुलफिल नहीं हुआ,
लेकिन फिर भी हम ऑर्बिट को कंप्लीट ना करके जंप करके 2 में चले आए, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में आप 10 इलेक्ट्रॉन्स रख ही नहीं सकते। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 2882। आपको पहले 20 का ही याद रखना होगा, इसलिए मैं पहले 20 में से ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ। फिर आता है, आप सोचिए कैल्शियम के आगे क्या होगा, कैल्शियम के आगे होगा पोटाशियम। पोटाशियम का क्या है, K19 है इसका एटॉमिक नंबर, 39 है इसका मास नंबर। अब पहले ऑर्बिट में कितना आएगा, 2 आएगा, मैक्सिमम हो गया। दूसरे ऑर्बिट में 8, लास्ट ऑर्बिट में कितना आएगा, कितना बचा, 8 to 10, 19 से 10 माइनस कर दीजिए, 9 रह जाएगा। 9 आ सकता है, नहीं आ सकता, आपने भी पकड़ लिया। देखिए तो ये 2 8 होगा और 9 में से 8 बाद दे दीजिए, 8 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 8 होगा। फिर कितना बचा, 1 बचा, तो इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 2881 हुआ। लेकिन ये एम वाला जो ऑर्बिट है, ये कंप्लीट हुआ ही नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग जंप करके 8 से 1 में आ गए, है ना। आप लोग अब तक ऑक्टेट समझ गए कि लास्ट ऑर्बिट में 8 होगा, और अगर ऑर्बिट कंप्लीट भी नहीं होता तब भी वो जंप करके चला जाएगा, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते, ठीक है। और हर एक एलिमेंट लास्ट ऑर्बिट में 8 करने के लिए तड़पते रह जाता है, ताकि इसके लास्ट ऑर्बिट में वो 8 हो जाए, वो स्टेबल हो जाए और वो कोई और रिएक्शन ना करे। तो मैंने जो बोला कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम को हम लोग ऑक्टेट में नहीं रखेंगे, इसका भी रीज़न है कि ये जो है वो नियरेस्ट नोबल गैस का फॉलो करना चाहते हैं, और इसका नियरेस्ट कौन है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम का हीलियम है, ठीक है। इसका रीज़न मैं अब भी दे रहा हूँ। और दे ट्राई टू एक्वायर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम, क्योंकि ये नियरेस्ट नोबल गैस है, और ये लास्ट ऑर्बिट में 8 नहीं 2 चाहते हैं। दे वांट 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट ऑर्बिट, क्योंकि इनका जो ऑर्बिट है वो एक फर्स्ट ऑर्बिट से आगे जाता ही नहीं है। वो भी मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि हाइड्रोजन का जो है वो, हाइड्रोजन का कितना है, 1H1, ठीक है। इसका 1H1 क्यों है, इसका आप लोग ड्रॉप कर लीजिए कि ये हाइड्रोजन है, इसमें एक ही प्रोटॉन है, और ये जो पहला वाला ऑर्बिट है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रह रहा है, ठीक है। इसमें कोई न्यूट्रॉन वगैरह नहीं है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कितना चाहेगा, फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना है, आप देखिए इधर आके, फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कंप्लीट करना चाहता है अपना ऑर्बिट। अभी आप साइड में हीलियम का भी लिख लीजिए, हीलियम का, ठीक है। तो हीलियम का अगर आप लोग लिख लेंगे तो हीलियम में कितना होता है, 2 न्यूट्रॉन होते हैं इसके अंदर, 2n और 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 2 4 हो गया। और तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीट हो गया। इसका 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है हीलियम का, ये एक्सेप्शनल केस है, हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम। इसका लास्ट ऑर्बिट में ये 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना है, 2 है, 2n² रूल से हमको मिल गया। तो ये इसका स्टेबल फॉर्म है, और ये जो हाइड्रोजन का ये जो एटम है ये ऐसा कॉन्फ़िगरेशन चाहता है, वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं चाहता, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहता है, इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन चाहता है ऐसा। और लिथियम का भी आप लोग देख लीजिए, ये लिथियम है, लिथियम में कितने न्यूट्रॉन है, 4 न्यूट्रॉन है और 3 प्रोटॉन है, ठीक है। 4 न्यूट्रॉन है और 3 प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है। तो इसका पहला ऑर्बिट जो होगा, उस पहले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो 2 है फर्स्ट ऑर्बिट में, तो ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। और ये जो सेकेंड ऑर्बिट है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। तो लिथियम भी क्या चाहता है, वो भी हीलियम का चाहता है, क्योंकि इसका भी नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम ही है। तो हाइड्रोजन का कितना था, 1H1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1 पहला ऑर्बिट में। तो इसका वैलेंसी कितना होगा, ये दे नहीं सकता, क्योंकि इसको तो एटम रखना है, नहीं तो ये सिर्फ प्रोटॉन हो जाएगा। तो इसका जो है वो +1 है, ठीक है। मैक्सिमम केस में इसका जो वैलेंसी है वो +1 होता है, ठीक है। फिर आप लोग देखिए कि 1H1 हाइड्रोजन का हुआ, हीलियम का कितना हुआ है, He, और इसका जो मास नंबर है वो कितना है, इसका जो मास नंबर है हीलियम का वो है 4, और इलेक्ट्रॉनिक नंबर, एटॉमिक नंबर 2। तो इसका तो कॉन्फ़िगरेशन 2 है, ये कंप्लीट कर दिया ऑर्बिट को, तो ये स्टेबल है। फिर आता है लिथियम, लिथियम इसका मास नंबर कितना है, 7 है, और इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 3 है।
तो ये कितना हो गया, पहला ऑर्बिट 2 कंप्लीट हो गया, फिर दूसरे ऑर्बिट में 1 है, तो ये क्या करेगा, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, नहीं लेगा, इसको ये तो आसानी में करना चाहता है, तो ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, रिएक्ट करके। तो रिएक्शन का मतलब है बॉन्डिंग करना, बॉन्डिंग का वीडियो मैं आगे डालूंगा। तो ये था हमारा ऑक्टेट और डुप्लेट का रूल, ठीक है। डुप्लेट हमने सीख लिया कि ऑक्टेट डुप्लेट कैसे आता है। अब बारी आता है कि आइसोटोप का। आइसोटोप क्या होता है कि एक ही एलिमेंट, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही है लेकिन उसका मास कुछ ज़्यादा हो गया, कार्बन 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 ही है लेकिन उसका मास थोड़ा डिफर कर गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही है फिर भी उसका मास डिफर कर गया, ठीक है। तो ऐसे होते हैं आइसोटोप जिसमें मास सिर्फ डिफरेंट होते हैं और एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है। मास डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है। अगर एटॉमिक नंबर क्या है, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं हुआ, मास नंबर में प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि एटॉमिक नंबर में चेंज नहीं हुआ तो मास नंबर में भी प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं हुआ। तो फिर किसका बचा, न्यूट्रॉन का नंबर चेंज हो गया, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज, तो इसीलिए मास नंबर भी चेंज कर गया। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केसेस में होता है कि हाइड्रोजन का देखिए कुछ ऐसा होता है 1H1 1H2 1H3 ऐसा आइसोटोप मिलता है। कार्बन का कार्बन 6 कार्बन 12 एटम, कार्बन 13 एटम, कार्बन 14, ऑक्सीजन का O8 16 O8 18 ऐसा कुछ होता है, क्लोरीन का, पोटाशियम का, बहुत सारे एलिमेंट्स का होता है। तो मैंने यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स का टेबल बना के दिया है। तो इसमें चेंज किसका होता है, सिर्फ न्यूट्रॉन का, क्योंकि प्रोटॉन तो स्टेबल है, ठीक है। न्यूट्रॉन कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं कभी कभी कम, इसीलिए ये एक्सेप्शनल केस है। और ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो पहला वाला है 1H1 इसको हम कहते हैं प्रोटियम, 1H2 डॉयटेरियम, 1H3 ट्रिटियम, ठीक है। ये जो डॉयटेरियम है इसके साथ अगर ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तब होता है हैवी वाटर। वो हमारा मतलब एम नहीं है, वो हम लोग साइड में जानते हैं। और एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर एटॉमिक नंबर मतलब Z अगर इक्वल रहेगा, ठीक है, एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या करता है, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एक ही है तो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन भी एक ही होंगे, तो वो केमिकली सेम प्रॉपर्टी शो करते होंगे। लेकिन मास का जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि मास नंबर चेंज हो गया तो मास का जो प्रॉपर्टी है वो भी चेंज हो गया। मतलब क्या चेंज हुआ, बॉइलिंग पॉइंट, फिर मेल्टिंग पॉइंट, ऐसे जो प्रॉपर्टीज़ है जो मास पे डिपेंडेंट है वो चेंज हो गए, लेकिन एटॉमिक जो मतलब केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम रह गए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही कि आइसोटोप तक, फिर हम लोग जानेंगे केमिकल बॉन्डिंग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स थे इसीलिए थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में केमिकल बॉन्डिंग पे, तब तक के लिए बाय बाय।